नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह। आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। एमए सेकेंड सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत इस निबंध को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित यह निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस संग्रह की भूमिका में ही आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि मेरी इस अंतर यात्रा में बुद्धि और हृदय दोनों ही साथ हैं। हम जानते हैं कि सामान्यतः निबंध एक ऐसी विधा है जहाँ रचनाकार अथवा लेखक विषय के बारे में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए प्रायः बहुत सारी सीमाओं से स्वतंत्र होता है और इसीलिए यह विधा निःबंध अर्थात बंधन रहित कही गई है। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध न केवल विषय वस्तु की दृष्टि से बड़े ही गंभीर, रोचक और पठनीय हैं, बल्कि इन निबंधों को पढ़ने से लेखन कला की बारीकियों से भी हम परिचित होते हैं। यूँ तो आचार्य शुक्ल द्वारा लिखे गए सभी निबंध समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी के लिए कविता क्या है शीर्षक निबंध सीधे सीधे साहित्यिक विषय के तौर पर भी बहुत महत्व का है। इस संग्रह में शामिल होने से पहले कविता क्या है शीर्षक निबंध अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूप में हिंदी की उस दौर की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में वर्ष 1909 में प्रकाशित हो चुका था। तो अब हम इस निबंध की कुछ प्रमुख बातों पर दृष्टि डालते हैं जो इसे समझने और परीक्षा दोनों ही लिहाज से उपयोगी हैं। प्रस्तुत निबंध में आचार्य शुक्ल ने अत्यंत व्यवस्थित तरीके से इस संसार के भीतर चलते आ रहे कार्य व्यापारों के समानांतर मनुष्य समुदाय के भीतरी जगत अर्थात मस्तिष्क और हृदय में चल रहे भावों और विचारों की सामाजिक संदर्भों में व्याख्या की है। इसीलिए व्यक्ति की स्वयं की सत्ता की सीमा को जहाँ शुक्ल जी बंधन के रूप में मानते हैं, वहीं व्यक्ति और शेष जगत की सत्ता अथवा उसकी अनुभूति की एकता को मुक्ति की स्थिति के रूप में देखते हैं। इस रूप में प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने आरंभ में ही कुछ वाक्य लिखे हैं जो इस निबंध की पीठिका के रूप में और साथ ही परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। अर्थात कविता का संबंध वे हृदय की मुक्तावस्था से जोड़ते हैं। यहाँ हृदय की मुक्तावस्था का अर्थ शुक्ल जी के विचार में व्यक्ति की अपनी पृथक सत्ता की धारणा से अथवा उसके बोध से मुक्त होकर सबसे एक हो जाने वाली अवस्था में पहुंच जाने से है। सामान्य शब्दों में कविता हमें विशिष्ट बोध की अवस्था से निकालकर सबसे जुड़ जाने वाले सामान्य बोध की अवस्था तक पहुंचा देती है। साथ ही यह अवस्था संकुचित अथवा संकीर्ण न होकर सबकी अनुभूतियों का मार्मिक साक्षात्कार करने वाली होती है। शुक्ल जी इसी निबंध में आगे यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की हृदय की यह मुक्तावस्था
जो कविता पाठ अथवा श्रवण के उपरांत उसे एक मार्मिक साक्षात्कार की ओर ले जाती है, दरअसल उसकी इसी अनुभूति से शेष जगत से स्नेह और राग का संबंध स्थापित करती है। शुक्ल जी मनुष्य की इस अवस्था में पहुँचने के कारण रूप में उन भावों को महत्वपूर्ण मानते हैं जिनसे मनुष्य का मूल संबंध है, और कविता का मूल प्रयोजन भी वे मनुष्य के इन मूल भावों व्यापारों तक पहुँचने को ही मानते हैं। इसी निबंध में आगे वे कहते हैं कि मनुष्य के मूल भावों पर सभ्यता के विकास क्रम में विविध प्रकार के आवरण छा गए हैं और मनुष्य बहुत से ऐसे व्यापारों से घिरता गया है जिसका उसके मूल भावों से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में शुक्ल जी यह स्पष्ट करते हैं कि विविध भाव व्यापारों से घिरते जाने के बावजूद मनुष्य का संबंध उसके मूल भावों और व्यापारों से हमेशा बना रहता है, बस समय के साथ इन पर एक पर्दा पड़ता जाता है। इसी बिंदु पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता का महत्व प्रतिपादित किया है। वे लिखते हैं, ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। अर्थात सभ्यता के आगे बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के स्वभाव में विविध प्रकार की जटिलताओं का समावेश होता जाएगा। समय के साथ उसकी स्वाभाविकता और आचरण में एक अलगाव दिखाई पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को उसके मूल भावों तक ले जाने, उनसे साक्षात्कार कराने व उसकी स्वाभाविकता तक उसे पहुंचाने के लिए कविता की ज़रूरत होगी। लेकिन सभ्यता के इस बढ़ते आवरण या मानव समुदाय के दिखावटी कार्य व्यवहारों के कारण कवि कर्म भी कठिन हो जाएगा। तात्पर्य यह कि मूल भावों तक पहुँचने में समर्थ काव्य और कवि दोनों का क्रमशः अभाव होता जाएगा। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल यह भी स्पष्ट करते हैं कि कविता द्वारा इन मूल भावों का उद्घाटन करने के लिए केवल अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिंब ग्रहण भी अपेक्षित है। इसका तात्पर्य यह है कि भावों से सीधा संबंध रखने वाले मूर्त रूपों के वर्णन द्वारा ही कविता के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो पाएगा। मनुष्य के भाव जगत से कविता के संबंधों की व्याख्या के उपरांत आचार्य शुक्ल इसके प्रसार क्षेत्र की भी विस्तार से चर्चा करते हैं और इसमें वह समस्त चराचर जगत, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि और मनुष्य केंद्रित क्षेत्र को शामिल करते हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आचार्य शुक्ल ने काव्य के प्रसार क्षेत्रों की क्रमशः व्याख्या करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जैसे कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की भीतरी प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करती है। अर्थात मनुष्य काव्य में किसी बाहरी दृश्य के वर्णन से प्रभावित होकर केवल स्वयं के भीतर इस भावना को रखे, यह कविता का न तो प्रयोजन है न ही उसकी सफलता। कविता का उद्देश्य दरअसल विषय वर्णन के माध्यम से मनुष्य के भावों का बाह्य सृष्टि से, जगत के शेष हिस्से से उसका भावपूर्ण और रागात्मक संबंध स्थापित करना है। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल कविता के विषय के रूप में लोक चरित्र की प्रधानता तो स्वीकार करते हैं, किंतु श्रेष्ठ काव्य उसे ही मानते हैं जिसके भीतर नर क्षेत्र के साथ साथ
संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर जगत के मार्मिक स्थलों की पहचान की क्षमता हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि आचार्य शुक्ल के चिंतन में कविता के विषय के रूप में मार्मिक स्थलों की पहचान एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है और शुक्ल जी इन मार्मिक स्थलों के क्षेत्र के रूप में समस्त चराचर जगत को देखते हैं। सजीव के साथ निर्जीव में भी सौंदर्य की काव्य विषय की अवस्थिति को वे स्वीकार करते हैं। मनुष्य के भीतर भाव प्रसार के द्वारा कविता उसके कर्म क्षेत्र का विस्तार करती है और मनुष्य के हृदय को उस उच्च अवस्था में ले जाती है जहाँ शेष जगत के साथ उसका पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस निबंध में कविता और जगत से मनुष्य के संबंधों, काव्य के प्रसार क्षेत्र तथा कविता के जीवन जगत के संदर्भ में महत्व को क्रमवार और व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित किया है। मनुष्य के भाव जगत के प्रसार में कविता की भूमिका को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी न केवल वर्ण विषयों की चर्चा करते हैं बल्कि कविता के आवश्यक आंतरिक गुणों पर भी प्रकाश डालते हैं। आगे कविता की प्रभावशीलता और हृदय को प्रभावित करने वाले तत्वों पर हम शुक्ल जी के विचारों को समझने का प्रयत्न करेंगे जो अगले भाग में होगा। धन्यवाद।